So hello students, my name is Akash Kumar Sahni and I am going to teach you today class 12 physics chapter number 1 electric charges and field. So in this chapter we are going to solve some numericals which are very important for your board examination and the coming examination. By this question you can clear your concept. In between I will tell you the concepts also. बीच बीच में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता रहूंगा और साथ ही साथ में हम लोग क्वेश्चंस भी न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते रहेंगे। तो ये सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए आइए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है बच्चों की उसका मास, उसकी रेडियस, उसका वॉल्यूम, उसका डेंसिटी, हर एक चीज क्या है, इक्वल है आपका, राइट। तो आइडेंटिकल का मतलब हम लोग ये समझेंगे। और क्या है आपके स्फीयर्स है। अब स्फीयर्स क्या होते हैं, स्फीयर्स दो टाइप के होते हैं, एक हॉलो स्फीयर होता है और एक सॉलिड स्फीयर होता है। एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड। हॉलो स्फीयर को ही हम लोग बोलते हैं शेल, कभी कभी आपके एग्जाम में लिखा रहेगा शेल। और सॉलिड को हम लोग बोलते हैं स्फीयर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली इक्वल मासेस आर टेकन। अब दोनों का जो मास है वो क्या है, इक्वल है आपका। तो दो स्फीयर हम लोग पहले बना लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। पहले दो स्फीयर है, एक आपका रेड कलर का और एक आपका ब्लू कलर का, लेकिन दोनों का मास क्या है, सेम है। यानी अगर इसका मास m है तो इसका मास भी m होगा। ठीक, इतना इतना तक क्लियर है आप लोग को। वन इज गिवन अ पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब बच्चों पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब क्या होता है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हम लोग कैसे देंगे। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब कुछ नहीं होता है। जैसे इसमें आप समझिए कि अगर कोई आपका एटम है, सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम के बाहर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे और अंदर कितने प्रोटॉन होंगे आपके, 11 प्रोटॉन होंगे, राइट। यानी अभी 11 प्रोटॉन है और प्लस 11 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए जो नेट चार्ज होता है वो क्या हो जाता है आपका, नेट चार्ज क्या होता है, वो जीरो हो जाता है। नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो 11 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी प्लस 11 और माइनस 10 कितना हो जाएगा, +1। तो ये +1 चार्ज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट। यानी एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल जाएगा तो वहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। या फिर आप एक थंब रूल याद रख सकते हैं यहाँ से कि द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल गिव द पॉजिटिव चार्ज। क्या, द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द रिमूवल of the electron gives positive charge and addition वाला क्या देगा, and addition of electron gives negative charge। जैसे Cl माइनस का है आपका, तो Cl क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, यानी 17 प्रोटॉन होंगे और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है इसके अंदर तो +17 -18, तो टोटल कितना जाए, -1, राइट। -1 आ जाता है, यानी -1 का मतलब यह है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया हुआ है, राइट। और आप लोग को पता ही है कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है आपका। कितना मास होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ किसी में से तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, उसमें से मास निकाल रहा हूँ। और अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं मैं किसी में, यानी इसका मतलब क्या है, उसके अंदर मैं मास दे रहा हूं, मास इंक्रीज कर रहा हूं। सो अगर मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको प्लस क्यू चार्ज अगर मैंने इसको दिया तो मैंने इस पे इलेक्ट्रॉन दिया या फिर इलेक्ट्रॉन निकाला, यस हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया। वी हैव गिवन इलेक्ट्रॉन, सॉरी वी हैव रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस, वी हैव रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस स्फीयर, रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। आगे
एंड द अदर एन इक्वल नेगेटिव चार्ज, और दूसरे को हम लोग ने क्या किया, नेगेटिव चार्ज दिया और इक्वल चार्ज दिया, लेकिन नेचर कैसा है, नेगेटिव, यानी इस पे प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू हो जाएगा आपका। अब ये बताओ कि मैंने इस पे माइनस नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन हैज एडेड टू दिस स्फीयर, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है आपका, ऐड हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो इसमें मास क्या हुआ है, ऐड हुआ है। मास क्या हुआ है इसमें, ऐड हुआ है, और इसमें मास रिमूव हुआ है, राइट। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, आर देयर मासेस आफ्टर चार्जिंग इक्वल, तो क्या दोनों के मासेस जो होंगे वो इक्वल होंगे, तो ऑब्वियसली बात है नो, इसका आंसर क्या होगा, नो। तो मास किसका ज्यादा होगा, रेड वाले का या फिर ब्लू वाले का, यानी फर्स्ट स्फीयर का या सेकंड स्फीयर का। तो इसमें हम लोग ने मास क्या किया, ऐड किया, यानी मास ऑफ सेकंड स्फीयर विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ फर्स्ट स्फीयर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये सारा चीज क्लियर है। चलो सेकंड क्वेश्चन में पहुंचते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन तब तक आप रीड करिए, मैं रिरेज कर लेता हूँ सारी चीजें। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर। जनरली बच्चों क्या होता है, जो रबर होता है वो इंसुलेटर होता है ना। रबर क्या होता है आपका, इंसुलेटर होता है, ये इसने भी बोला है क्वेश्चन में। बट द स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट, जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं, जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं, जो ऊपर की तरफ ऊपर उड़ते हैं आपके, आर मेड हाईली कंडक्टिंग। तो किसको कंडक्टिंग बनाया जाता है, जो टायर्स हैं, जो रबर के टायर्स है किसके, एयरक्राफ्ट के, उनको कंडक्टिंग क्यों बनाया जाता है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो बताओ जो ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आपकी एरोप्लेन जो है आपका, जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन जब भी आपका एटमॉस्फेयर में जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है, एयर पाएगा, और एयर में क्या है आपका, मेनली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जब आपका इससे फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, जो एयरक्राफ्ट होगा उसके अंदर क्या हो जाते हैं, जो फ्रिक्शन की वजह से एयरक्राफ्ट में क्या जनरेट हो जाते हैं आपके, चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। क्या जनरेट हो जाते हैं, चार्जेस, है ना, चार्जेस बाय फ्रिक्शन हम लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो वो चार्जेस जो जनरेट हो जाते हैं, जैसे ही एयरप्लेन, एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट जमीन के कांटेक्ट में आता है, वो डिस्चार्ज होना बहुत जरूरी है, और वो डिस्चार्जिंग जो हो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू हो, जिस वजह से जो टायर्स होते हैं वो रबर के कंडक्टिंग बनाए जाते हैं, और उनके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल मिलाया जाता है जिससे वो कंडक्टर बन जाते हैं, जिससे जैसे ही वो क्या करते हैं आपके जमीन को टच करते हैं टायर्स, तो जितने चार्जेस हैं वो टायर्स के थ्रू कहाँ पे चले जाते हैं, आपके अर्थ के अंदर चले जाते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका रीजन यही है, इसका रीजन ये है कि ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज जनरेशन ऑफ द चार्जेस ऑन द एयरक्राफ्ट, एंड दैट चार्जेस should be safely moved in the earth surface, and because of that the tires of a aircraft are made conducting, right, कंडक्टिंग बनाया जाता है, राइट। तो इसीलिए ये नेसेसरी होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, two charges q1 and q2, two charges q1 and q2 are separated by a small distance, satisfy the equation q1 plus q2 equal to 0। यानी एक चार्ज है q1, एक चार्ज है q2, और वो दोनों मिलके क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। अब ये बताइए कि अगर दोनों चीज जीरो हो रहे हैं, यानी q1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ q2 होगा। व्हाट डज इट टेल अबाउट द चार्जेस, तो ये चार्जेस के बारे में क्या बता रहा है। तो देखिए यहां से आपका इक्वल साइन ये डिनोट कर रहा है कि ये और ये आपका इक्वल है, लेकिन साइन कैसा है दोनों का, अपोजिट इन नेचर है। सो द आंसर विल बी द चार्जेस आर अपोजिट इन नेचर एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अपोजिट इन नेचर एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, राइट। तो आई होप कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोगों को क्लियर होगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चों अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया होगा वीडियो को तो प्लीज कर दीजिए, ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एक्सपेरिमेंट विच एस्टैब्लिश्ड द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब क्वांटम नेचर क्या होता है? क्वांटम नेचर आपने पढ़ा होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि जो आपके चार्जेस हैं दे आर ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी आपका जो चार्जेस होंगे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होंगे, यानी इंटीग्रल मल्टीपल में। ये इंटीजर है आपका, इंटीजर्स 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। ऐसा नहीं होगा कि आपका 1.5 इलेक्ट्रॉन होगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन होगा, 2.25 इलेक्ट्रॉन होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन होंगे आपके तो 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट कौन से एक्सपेरिमेंट ने स्टैब्लिश किया था? तो ये था आपका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने चार्ज बाय मास रेशियो भी निकाला था, चार्ज बाय मास रेशियो भी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, ठीक है। ये मिलिकन्स ने किया था, जो साइंटिस्ट का नेम है, फिजिक्स जो फिजिसिस्ट है उनका नाम है मिलिकन्स, इसीलिए इसे हम लोग मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि अब तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी हम लोग ने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसी पे ये क्वेश्चन है। Q इज इक्वल टू क्या होता है? NE, यानी N बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। अगर Q अपॉन E का रेशियो अगर इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा। और अगर Q अपॉन E का रेशियो जो है वो डेसिमल में आएगा, यानी वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे Q की जगह पर रख सकते हैं 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल, पॉइंट हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी 8/16 एंड दिस विल बी 1/2। अब n की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? फ्रैक्शन में आ रही है। कैसी आ रही है आपकी? फ्रैक्शन में आ रही है। और अगर ये फ्रैक्शन में है तो ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स दिस चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज charges always follow the property of quantization of charge. Again, we will write that this charge will not exist this charge will not exist because it always follows the quantization of charge, right? तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 मार्क के जितने क्वेश्चन है वो सारे कर डालेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है 2 मार्क्स से क्वेश्चन करेंगे। इससे क्या होगा, आपका चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा और कुछ क्वेश्चंस भी आपके अच्छे बनते जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, जिसे आपको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9598936218 इस पे सेंड करना है आप, ठीक है। इसको आप सेव कर लीजिए और इस पे मुझे भेज दीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, 2 इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, यानी 2 बॉल है, एक रेड है और एक ब्लू है, और दोनों पे क्या है? इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, यानी इस पे भी प्लस क्यू है और इस पे भी प्लस क्यू है। जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे फिगर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग सही बना लें,
बट हम लोग कोशिश कर सकते हैं, राइट। कूलम्स आर सस्पेंडेड बाय द टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। अब इंसुलेटिंग क्यों कहा है, क्योंकि ये चार्जेस जो है आपके वो मूव नहीं करेंगे, तो ये भी आपका इंसुलेटिंग है, ये भी इंसुलेटिंग, दोनों क्या कर दिया गया है, इंसुलेटिंग थ्रेड से अटैच कर दिया गया है। What would be the effect on the force when the plastic sheet is inserted between two? अगर मैं इनके बीच में अभी अभी जो चार्जेस हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे एक्ट करेगा, ये फोर्स इस पे लगेगा और ये इसको यहाँ पे रिपेल करेगा। तो इनमें अभी मान लेते हैं कि फोर्स क्या है, दोनों के बीच में एफ है। अगर मैं इनके बीच में प्लास्टिक शीट को इंसर्ट करूंगा तो क्या ये फोर्सेस जो है वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा होगा। What would be the effect of force when the plastic sheet is inserted between two? तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि कूलम्स लॉ क्या कहता है। कूलम्स लॉ ये कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी तो ना तो डिस्टेंस चेंज हुआ है ना तो चार्जेस चेंज हुए, लेकिन यहाँ पे एक चीज क्वांटिटी होती है 1/4πε0, जिसको हम लोग के भी कहते हैं। यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी है ना, परमिटिविटी है। आप परमिटिविटी क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है, जैसे आपको अगर टीचर अंदर अलाउ कर रहे हैं तभी आप अंदर आएंगे क्लास के अंदर, अगर नहीं अलाउ कर रहे तो आप नहीं आएंगे। वैसे ही हर एक मीडियम क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट होने के लिए कोई ज्यादा अलाउ करेगा, कोई कम अलाउ करेगा। सबसे ज्यादा कौन अलाउ करता है, वैक्यूम करता है, इसीलिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। ये परमिटिविटी है किसकी, ऑफ फ्री स्पेस की, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम, जिसे हम लोग कभी कभी एयर भी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बच्चों जो आपका एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी है, यानी मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो पहले यहाँ पे कोई मीडियम नहीं था, अब हम लोग ने क्या डाल दिया, यहाँ पे एक शीट डाल दिया, प्लास्टिक शीट। तो प्लास्टिक शीट डालने से क्या होगा, जो परमिटिविटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, और परमिटिविटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। तो फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, द फोर्सेस बिटवीन द टू स्फीयर्स विल डिक्रीज, राइट। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस केप्ट एट अ डिस्टेंस d अपार्ट इन एयर। यानी दो स्फीयर है आपका, फिर से हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए। डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका सॉरी, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो दो स्फीयर है, एक स्फीयर और दो स्फीयर, और उनको हम लोग ने सेपरेट कर दिया है बाय डिस्टेंस स्मॉल डी। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस केप्ट एट अ डिस्टेंस d अपार्ट इन एयर, और इनके बीच में जो मीडियम वो कैसा, वो कौन सा है आपका, एयर है, ठीक। इस F और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, कितना लग रहा है आपका, F लग रहा है, ठीक है। इफ दिस चार्जेस आर केप्ट एट द सेम डिस्टेंस इन वाटर। अब देखो यहाँ पे फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, अगर एयर को हटा के हम लोग ने क्या रख दिया, यहाँ पे वाटर रख दिया आपका, तो पहले बताओ फोर्स कितना लग रहा था आपका, F लग रहा था। अब वाटर डालने से परमिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी, और परमिटिविटी अगर इंक्रीज कर जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। तो जो फोर्स है वो डिक्रीज कर जाएगा, और वाटर की जो परमिटिविटी होती है बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी है वो 80 टाइम्स होती है ऑलमोस्ट। तो 80 टाइम्स जो फोर्स है आपका, जो ओरिजिनल फोर्स था, इसका ओरिजिनल फोर्स, ये बाद वाला फोर्स है, वो कितने टाइम्स कम हो जाएगा आपका, 80 टाइम्स कम हो जाएगा आपका, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 80 टाइम्स कम हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर है बच्चों, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो होता है,
ये रीजन बताना है आपको। ठीक, चलो बताते हैं। कौन सा कंडक्टर है? चार्ज कंडक्टर है। जैसे मान लो ये आपका कंडक्टर है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर जो है इनसाइड, इनसाइड बोला है ना यहाँ पे, इनसाइड जो है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है? तो इसका देखते हैं हम लोग रीजन। जैसे मान लो इस पे आपका पॉजिटिव चार्जेस है। अच्छा बच्चों बताओ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ कि ऐड हुआ है? यस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तो मास डिक्रीज हो गया होगा, राइट। और ये क्या है? आपका एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। अब बताओ, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होता है आपका? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी ये वाले चार्ज से इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली ये वाले चार्ज से इस डायरेक्शन में। क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? यस। अगेन ये और ये, क्या ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? यस। ये और ये, क्या ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? यस। इसका मतलब ये है कि हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे के चार्ज के अपोजिट जो चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को वो कैंसल आउट कर देगा, जिससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आपका अंदर की तरफ जीरो होगा। बाहर की तरफ कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जाएगा, बाहर रोकने वाला कोई है आपका? नहीं है। इसीलिए बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता और अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, गॉस लॉ लगा के। आई होप कि गॉस लॉ आपने पढ़ा होगा। गॉस लॉ क्या स्टेट्स करता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द टोटल फ्लक्स इनसाइड अ क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए आपका? 3 डायमेंशनल होना चाहिए, राइट। 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इनसाइड अ क्लोज सरफेस इज डायरेक्ट इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। क्या मतलब है? मान लेते ये आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्जेस है, राइट। अच्छा बच्चों, कंडक्टर पे जो चार्जेस होते हैं दे ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस। क्या मतलब है? मतलब मान लो कि एक आपका स्फीयर है, उसके अंदर मैं इंजेक्शन ला रहा हूँ, इंजेक्शन से चार्ज ला रहा हूँ और उसके अंदर इंसर्ट कर दे रहा हूँ, तो वो जो चार्जेस होंगे वो डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएंगे? आपके स्फीयर पे आ जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो कंडक्टर है, दे विल कंडक्ट द चार्जेस। अब बोलोगे सर तो बाहर क्यों नहीं गिरता है वो? क्योंकि उसके बाद इंसुलेटर है ना, एयर आपका क्या हो जाएगा? इंसुलेटर हो जाएगा, इसलिए बाहर वो नहीं आता है आपका। कंडक्टर जहां तक होगा चार्जेस आपके मूव करेंगे वहां तक, ठीक है। अगेन कम हियर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे गॉसियन सरफेस अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो क्या इसके अंदर कोई आपका चार्ज है? तो आंसर है नो। और जब चार्जेस नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा तो हमको फॉर्मूला पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस एंड इंटीग्रेशन। तो ये जब जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस दोनों में से कोई ना कोई जीरो हो सकता है। अब डीएस तो जीरो होगा नहीं, सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या जीरो हो सकता है? नहीं। तो किसको जीरो होना पड़ेगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज, चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। अंडरस्टूड? आई होप कि 8 वाला आपको भी समझ में आ गया होगा। अब 9th और 10th वाला मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, नो इश्यू इन दैट। आई होप कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा और आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से। अगर कोई चीजें नहीं समझ में आती हैं आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।